हेलो फ्रेंड्स। अभी तक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अथवा सौरमंडल से की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी। अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम विभिन्न सिद्धांतों का एक बर्ड व्यू या एक ओवरव्यू लेंगे कि किस प्रकार कौन कौन से सिद्धांत किस ग्रुप में या किस कैटेगरीज़ में रखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे पहला सिद्धांत था वो 1749 में फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन ने दिया था। अपनी उनकी पुस्तक थी, उसका नाम था प्रकृति का इतिहास में उत्पत्ति के विषय। इसमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसके पश्चात कांट ने 1755 में, लाप्लास ने 1796 में, जीन्स और जेफरीज ने 1918 में, बैनर्जी ने 1942 में अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत करी। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पनाएं उनको हम दो कैटेगरीज़ में रखते हैं और दो कैटेगरीज़ हैं में पहली एक कैटेगरी है एक रूपतावादी या एकल पैतृक परिकल्पना। फ्रेंड्स, ये जो परिकल्पनाएं हैं इन परिकल्पनाओं में जो एक रूपतावादी विचारधारा है उसमें ये माना जाता है कि सौर परिवार की उत्पत्ति जो है उसके निर्माण में या सौर परिवार की उत्पत्ति में एक तारे का योगदान है, 2-3 तारों का योगदान नहीं है। अर्थात इसमें जो मुख्य तारा है वो सूर्य रहता है और उसी के सूर्य के साथ ही या उसके द्वारा ही विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों की रचना हुई है। तो इस विचारधारा को एक रूपतावादी या एकल या पैतृक परिकल्पना कहते हैं, जिसका मूल में ये है कि ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति के लिए एक तारा जिम्मेदार है। इसमें कुछ प्रमुख जो परिकल्पनाएं हैं उनमें हम कांट की निहारिका परिकल्पना, द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांट। नंबर 2 पर है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। इसके अतिरिक्त नंबर 3 पर है वाइजेकर की निहारिका परिकल्पना। इसके अतिरिक्त इसमें चौथे नंबर पे हम चर्चा करते हैं ऑफवेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना की, तथा अंत में ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये 5 सिद्धांत जो हैं प्रमुख रूप से ये एक रूपतावादी या एकल या पैतृक संकल्पनाएं हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कांट के निहारिका परिकल्पना के बारे में बात करेंगे। उन्होंने 1755 में अपनी पुस्तक अ जनरल थियोरी ऑफ हेवंस में ये परिकल्पना प्रस्तुत करी थी। और फ्रेंड्स, कांट का प्रमुख कहना था कि गिव मी द मैटर, आई विल शो हाउ टू मेक अ वर्ड ऑफ इट। अर्थात आप मुझे पदार्थ दीजिए, इससे मैं विश्व का निर्माण करके बताऊंगा। तो कांट की जो परिकल्पना है वो गैसीय हाइपोथेसिस है, गैसीय परिकल्पना है। और उनका मानना था कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ जो है वो कठोर, ठोस और गतिहीन था और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक दूसरे से टकराने लगा और इसके टकराने के फलस्वरूप ही धीरे धीरे एक गतिशील, एक चक्राकार निहारिका का इसने रूप ले लिया। और ये जो वायव्य राशि है इसकी तीव्रता के कारण, इस निहारिका की तीव्रता के कारण वायव्य राशि जो है वो भूमध्य रेखीय भाग में अपकेंद्रीय बल के द्वारा छोटे छोटे 9 आकार के वलयों के अंदर विभाजित हो गई और वही फिर धीरे धीरे ठोस होकर ग्रहों में परिवर्तित हुए और पृथ्वी उन्हीं 9 ग्रहों में से एक है। तो कांट की जो निहारिका परिकल्पना थी उसके दोषों को दूर करने का प्रयास किया लाप्लास महोदय ने। 1796 में उनकी जो परिकल्पना थी उसकी पुस्तक जिसमें उन्होंने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया वो थी एक्सपोजिशन ऑफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें उन्होंने ये बताया कि लाप्लास महोदय का ये मानना था कि निहारिका जो थी वो आद्यकाल से ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद थी। जैसे शनि के चारों तरफ एक वलय है, उसको आधार मानकर उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा कि ये जो निहारिका थी ये निरंतर घूम रही थी और इस घूमती हुई निहारिका में गुरुत्वाकर्षण और संघनन के कारण संकुचन की उत्पत्ति हुई, अर्थात
संकुचन प्रारंभ हुआ और उसके फलस्वरूप निहारिका का घूर्णन वेग अधिक बढ़ गया और इसी के कारण ये जो निहारिका का आकार है वो तश्तरीनुमा हो गया, एक डिस्क के रूप में हो गया और इसके तीव्र घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई और ये निहारिका के ऊपरी वलय को निहारिका से अलग करने में सक्षम हो गई। इस प्रकार निहारिका से जो एक निहारिका क्रमशः ठंडी होती गई और उसके ऊपरी भाग ठोस होकर तप्त भाग से धीरे धीरे अलग होता रहा और मुख्य रूप से निहारिका की घूर्णन गति अधिक होती गई और वलयों के अलग होने के पश्चात वलयों के पदार्थ या जो वलय जो थे उसके पदार्थ ही घनीभूत होकर धीरे धीरे ग्रहों और उपग्रहों में परिवर्तित हो गए। इसके पश्चात प्रमुख जो परिकल्पना है इसमें हेंस आफमैन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना है, जिसको 1942 में उन्होंने प्रस्तुत किया था और उनका मानना था या उनकी परिकल्पना जो है उसका आधार था आकर्षण के कारण विद्युत चुंबकीय बल के रूप में उत्पत्ति होना। उनके अनुसार पृथ्वी की भांति सूर्य के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र है जो प्रारंभ में कई हजार गुना अधिक था और तीव्र गति से घूर्णन करते हुए सूर्य आयनित परमाणुओं से बने मेघों की कक्षा में प्रवेश कर गया और सूर्य के प्रवेश के परिणाम स्वरूप परमाणुओं का वृहद मेघ जो है वो आयनाइज्ड हो गया और इसके फलस्वरूप परमाणुओं में संघर्षण होकर उनमें गति का संचार हुआ और ये परमाणु युक्त मेघ सूर्य की परिक्रमा करने लगे और तत्पश्चात इस मेघ से ही जो है वो ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये रशियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1943 में ये परिकल्पना प्रस्तुत करी और उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड में विस्तृत गैस और धूल कणों के मध्य एक आदि तारा या भ्रूण तारा पहले से ही मौजूद था और इस भ्रमणशील तारे के चारों ओर विस्तृत कणों के मेघों का आवरण निर्मित हुआ और ये आवरण ही भ्रमणशील होकर तारे के प्रभाव में घूमने लगा। धीरे धीरे केंद्र के निकट अधिक घनत्व और छोटे आयतन वाले पिंड निर्मित हुए तथा दूर जो है वो कम घनत्व और बड़े आयतन वाले पिंड निर्मित हुए और इनके आपस में टक्कर से अनेक उपग्रह बने जो टक्कर से प्रभावित होकर समान या विपरीत दिशा में घूमने लगे। इन्हीं पिंडों के संघनन पर ग्रहों और उपग्रहों का वर्तमान प्रारूप निर्धारित हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ प्रमुख परिकल्पनाएं थी जो एक रूपतावादी या एकल तारक परिकल्पनाएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे प्रलयवादी या द्वितारक परिकल्पनाएं। फ्रेंड्स ये जो परिकल्पनाएं थी इनमें ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति के लिए एक ग्रह को एक जो तारा है उसको जिम्मेदार नहीं माना, बल्कि इसमें 2 या 3 तारों की जो है योगदान को माना गया। अर्थात ये कॉन्सेप्ट जो है वो 2 या 3 तारों के द्वारा हमारे सौर परिवार की उत्पत्ति हुई है, ये कहना चाहता है। तो इसमें जो कुछ प्रमुख परिकल्पनाएं हैं उसमें जैसे बफेन की परिकल्पना है। 1749 में फ्रांसीसी विद्वान बफेन ने अपनी परिकल्पना दी थी और उनके अनुसार उनका ये मानना था कि सौरमंडल की उत्पत्ति जो है सूर्य एवं एक अन्य तारे के आपस में टक्कर के फलस्वरूप हुई। इसके अतिरिक्त दूसरी जो प्रमुख परिकल्पना है वो है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। फ्रेंड्स चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1904 में अपनी ये परिकल्पना प्रस्तुत करी थी और उनका मानना था कि सूर्य के पास से एक भ्रमणशील तारा गुजरा जिसके फलस्वरूप सूर्य के तारकीय पदार्थ अंतरिक्ष में दूर दूर तक छितर गए और ये छिटके हुए पदार्थ तारे के आकर्षण के कारण तारे की ओर बढ़े, परंतु तारे के दूर जाने के कारण सूर्य की परिकल्पना करने लगे और इन्हीं पदार्थों के संघनन होने से ग्रहाणु बने और यही ग्रहाणु आपस में मिलकर ग्रहों और उपग्रहों के अंदर परिवर्तित हो गए। तो चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना थी वो एम्ब्रॉय या ग्रहाणु के ऊपर आधारित थी, जिसमें सूर्य और उसके साथ ही विशालकाय तारे के दोनों का योगदान था। इसके पश्चात जो अन्य प्रमुख परिकल्पना है उसमें है जेम्स जीन्स और जेफरेज की ज्वारीय परिकल्पना। फ्रेंड्स 1919 में जेम्स जीन्स
और जेफरीज ने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। शुरुआत में ये परिकल्पना जेम्स जीन्स ने दी थी और उसमें संशोधन करने वाले जेफरीज थे। और इनका मानना है कि एक विशाल भ्रमणशील तारा सूर्य के पास में आया। आद्यकाल में सूर्य जो है वो गैसीय अवस्था में था, और एक भ्रमणशील तारा विशालकाय जो सूर्य से अधिक विशालकाय था वो सूर्य के निकट आया, और तारे के आकर्षण के कारण सूर्य की सतह पर ज्वार उत्पन्न हुए। फ्रेंड्स, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण हमारी पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार उस साथी तारे के आकर्षण से सूर्य के अंदर ज्वार पैदा हुए। और भ्रमणशील तारा जब आगे बढ़ गया तो वो जो ज्वारीय क्षेत्र था जो सूर्य से अलग हो गया था, वो गैसीय पिंड सूर्य से अलग तो हो गया परंतु वो तारे तक नहीं पहुंच पाया, और वो सूर्य की दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करने लगा। इस अलग हुए पिंड के मध्य भाग में मोटा और दोनों किनारों पर पतला सिगार का आकार हो गया, और यही सिगार के आकार से हमारे जो 9 ग्रह हैं और उपग्रह हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। क्योंकि ये पिंड सूर्य के परिक्रमा करते हुए ठंडा हो गया और छोटे छोटे गोलाकार खंडों में विभाजित हो गया, और ये 9 ग्रहों के अंदर परिवर्तित हो गया। 1926-27 में जेफरीज ने इस परिकल्पना में थोड़ा संशोधन किया, और उन्होंने बताया कि भ्रमणशील तारा सूर्य के पास आकर उससे टकराया और उसका कुछ अंश टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, किंतु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से निष्कासित पदार्थ पिंडों के रूप में परिणत हो गया और सूर्य की परिक्रमा करने लगा। इस प्रकार जेफरीज ने इस जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में थोड़ा संशोधन किया। इसके पश्चात फ्रेंड्स जो अन्य प्रमुख परिकल्पना है उसमें है रसेल और लेटी-लेटन की युग्म तारक परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल एंड लेटी-लेटन। फ्रेंड्स, इनका मानना था कि सृष्टि से पूर्व सूर्य एक युग्म तारे के रूप में था। एक विशाल भ्रमणशील तारा इनके पास से गुजरा। युग्म तारा सूर्य था, बाइनरी स्टार के रूप में था, और इनके पास से एक विशाल भ्रमणशील तारा गुजरा। इस भ्रमणशील तारे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सूर्य तक, इसका प्रभाव जो है वो सूर्य तक तो नहीं था पर दूसरे छोटे तारों को प्रभावित करने लायक था, और जिसके फलस्वरूप छोटे तारे से एक लघु ज्वारीय जो पदार्थ था वो अलग हो गया। अर्थात सूर्य से जो है वो नहीं बल्कि सूर्य का जो साथी तारा था, बाइनरी स्टार था, उस बाइनरी स्टार से कुछ पदार्थ जो है वो उस विशालकाय तारे के आकर्षण से अलग हो गया। एक ज्वारीय तंतु जो है वो उसके रूप में अलग हो गया। बाद में जो छोटा प्रभावित तारा था और आगंतुक तारा था वो दोनों अंतरिक्ष में विलीन हो गए, और पृथक्कृत यानी जो अलग हो चुका था वो ज्वारीय पदार्थ सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करने लगा, और इसी तंतु के संघनन कंडेंसेशन और विखंडन एक्सप्लॉइटेशन से विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात फ्रेंड्स जो जो अन्य प्रमुख परिकल्पना है उसमें जैसे रॉबसन की विखंडन परिकल्पना है, बैनर्जी की सिफिड परिकल्पना है, फ्रेड हॉयल की नवतारक परिकल्पना है। ये भी कुछ प्रमुख परिकल्पनाएं हैं। हम अंत में फ्रेड हॉयल की नवतारक परिकल्पना पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, 1946 में फ्रेड हॉयल ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करी थी, और फ्रेड हॉयल के अनुसार पहले से एक युग्म तारा विद्यमान था, और सूर्य का साथी तारा नवतारे की अंतिम अवस्था में था। फ्रेंड्स, उनकी परिकल्पना जो है वो नवतारे के ऊपर है, और नवतारे का उन्होंने किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है उसको समझाया, और बताया कि नवतारा जो था वो एक तारा जो था वो नवतारे की या सुपरनोवा की अंतिम अवस्था में था। उसको हम सुपरनोवा भी कहते हैं, उस अंतिम अवस्था में था। और नवतारा अपनी आणविक प्रक्रिया के कारण अकस्मात ही विस्फोटित हो गया। विस्फोट के फलस्वरूप काफ़ी अधिक मात्रा में गैसीय पदार्थ निष्कासित हुआ, और नवतारे का सूर्य की तरफ का भाग विस्फोटित हुआ, जो विपरीत दिशा में अलग हुआ। ठीक उसी समय एक भ्रमणशील तारा उसके पास से गुजरा, और प्रक्षेपित वेग और भ्रमणशील तारे के आकर्षण के कारण नवतारा अंतरिक्ष में विलीन हो गया। विस्फोट के कारण निष्कासित गैसीय पिंड मुख्य तारे का
परिभ्रमण करने लगा और इसी के संगठन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अर्थात वो जो नवतारा था उसके जो विस्फोट से पदार्थ बाहर निकला, वही पदार्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और उसी के संगठन से हमारे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स, हॉयल के नवतारक परिकल्पना से ग्रहों की अत्यधिक दूरी, कोणीय संवेग जो विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ एवं भारी और हल्के पदार्थों के निर्मित होने के तथ्य भी सिद्ध हुए। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो परिकल्पनाएं थी, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं हैं, जो पृथ्वी की उत्पत्ति को सिद्ध करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अंत में आपको एक और परिकल्पना के बारे में बताना चाहूँगा। ये परिकल्पना जो है वो वर्तमान में सर्वमान्य परिकल्पना है और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सभी जो आलोचनाएं थी उनको दूर करते हुए ये परिकल्पना है। और ये जो परिकल्पना है इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसको हम हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है इसको हम विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। और ये महाविस्फोट जो सिद्धांत है इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो बेल्जियम के विद्वान लेमेत्रे को है। आकाशगंगाओं की बाह्य गति के आधार पर यह कल्पना की गई थी कि आरंभ में ब्रह्मांड में कुल पदार्थ एक अत्यंत सघन एवं विशालकाय आद्य पदार्थ के रूप में स्थित था। फ्रेंड्स, बेल्जियम के विद्वान लेमेत्रे ने जो थे, उन्होंने आकाशगंगाओं की इस बाह्य गति के आधार पर ये माना कि आरंभ में ब्रह्मांड का सारा जो पदार्थ था वो एक अत्यंत सघन और विशालकाय आद्य पिंड के रूप में था और इस ब्रह्मांडीय पदार्थ का तापमान एवं दबाव अधिक था और इसी कारण इससे अणुओं का निर्माण नहीं हो सकता था। इस पदार्थ में लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 14 बिलियन वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे संघनित पदार्थ टूट गया तथा इसके कण अत्यंत तीव्र गति से सुदूर अंतरिक्ष में छितर गए। इससे ब्रह्मांड का प्रसार हुआ और इन कणों का समूहन छोटे पिंडों के रूप में होने लगा तथा इन पिंडों के आकार में वृद्धि होती गई। साथ ही कणों के शीतल होने से हल्के तत्वों के अणुओं में संयोजन होने लगा जो गैसों के मेघों के रूप में संघनित हुए तथा ब्रह्मांडीय प्रणाली में पिंडों में सम्मिलित हो गए। फ्रेंड्स, आज भी हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो ये प्रूव करता है कि जॉर्ज लेमेत्रे का जो सिद्धांत है वो काफ़ी हद तक इसको प्रूव करता है। फ्रेंड्स, लेमेत्रे आगे कहते हैं कि ब्रह्मांड में इसी प्रक्रिया में आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ जो असंख्य तारों का समूह थी। प्रारंभ में आकाशगंगाएं परस्पर निकट थी, अर्थात पास पास थीं, किंतु चूंकि ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा है और इसी प्रसार के कारण ये एक दूसरे से दूर होने लगी और आंतरिक क्रियाओं के कारण इन तारों में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से निःसृत जो पदार्थ था उसके समूहन से अनेक पिंडों अर्थात ग्रहों का निर्माण हुआ। देखिए फ्रेंड्स, लेमेत्रे का ये मानना है कि सबसे पहले जो है वो हमारे ब्रह्मांड में एक आद्य पदार्थ था, उसमें महाविस्फोट हुआ, वो महाविस्फोट से सारा पदार्थ बिखर गया और उससे सबसे पहले आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं में विस्फोट से जो है वो अन्य तारों का निर्माण हुआ और उसी से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों की इसी प्रक्रिया को दोहराने से जो उपग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, बिग बैंग जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो वैज्ञानिक व्याख्या है उसको प्रस्तुत करता है। हालांकि ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत में भी विशाल अग्निपिंड की परिकल्पना की गई है और वह संभवतः वह असंभव ही है लगभग। तो इसमें थोड़ा सा एक जो हम ये मानते हैं कि कुछ इस सिद्धांत की जो आलोचना है उसमें यही है कि जो विशालकाय जो पिंड था जिसको उन्होंने आद्य पिंड माना, उस पिंड की जो परिकल्पना की है उस पर थोड़ा सा आक्षेप लगाया गया है। दूसरा ये आक्षेप भी है कि आकाशगंगा जो है उसके आकाशगंगा के तारों में विस्फोट होने से तथा निःसृत पदार्थ के समूहन से
ग्रहों के निर्माण की कल्पना तथ्यपरक नहीं लगती। अर्थात सर्वप्रथम जो लेमेत्र महोदय का मानना जो था वो ये था कि महाविस्फोट जो आद्य पदार्थ में, आद्य पिंड में महाविस्फोट हुआ, उससे आकाशगंगाएं निर्मित हुई, आकाशगंगाओं के विस्फोट से तारे निर्मित हुए, और तारों में विस्फोट से ग्रह निर्मित हुए, और ग्रहों में विस्फोट से उपग्रहों का निर्माण हुआ। और तो ये जो इनका पदार्थों के समूहन से जो ग्रहों का और इनका निर्माण हुआ, ये थोड़ी सी कल्पना पर परिकल्पना लगती है। किंतु फ्रेंड्स, फिर भी हम ये मानते हैं कि वर्तमान में जो बिग बैंग सिद्धांत है वो एक हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में इस सिद्धांत को काफ़ी मान्यता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा करी। थैंक यू।